हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली जो थ्योरम्स है उन्हें मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। थ्योरम 9.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब ये कि ये कोई सर्कल है और यहाँ सर्कल के ऊपर ये कोई कॉर्ड है, तो ये सेंटर से अगर इस कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डलता है तो इस परपेंडिकुलर की वजह से ये जो कॉर्ड है ना ये बाइसेक्ट हो जाती है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये है थ्योरम 9.3, बिल्कुल सिंपल थ्योरम थी। थ्योरम 9.4 जो है वो इसका उल्टा है। क्या कहती है लैंग्वेज? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ हो रही है किसी कॉर्ड के ऊपर और वो कॉर्ड जो है ना बाइसेक्ट हो रही है, तो ये जो सेंटर से लाइन जा रही है ना ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो ये 9.4 थ्योरम थी जो कि 9.3 का कन्वर्स थी। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम 9.5 कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी दो सर्कल की भी हो सकती है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहां फिगर में समझिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर आपको कोई सर्कल गिवन है और उसकी कॉर्ड्स की दो लेंथ है और वो दोनों लेंथ इक्वल है, ये एक कॉर्ड है ये एक दूसरी कॉर्ड है, इन दोनों की लेंथ बराबर है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो सर्कल का ये जो सेंटर होगा ना यहाँ से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा, और जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी ये जो डिस्टेंस होगा ओ से लेके इस पॉइंट तक ये, और ओ से लेके इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस बराबर होगा। थ्योरम 9.6 इसका कन्वर्स है। ये भी लैंग्वेज देख लीजिए। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो दो कॉर्ड्स किसी सर्कल की कोई दो कॉर्ड्स अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है अगर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर बराबर है, तो ये जो कॉर्ड्स है ना इनकी लेंथ बराबर होगी। ये चार थ्योरम है इस एक्सरसाइज के अंदर, आपकी ये चार थ्योरम्स यूज होंगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सारी जो थ्योरम्स हैं उनके मैंने इंडिविजुअल वीडियो के अंदर सबके प्रूफ करवाए हुए हैं। वो ओल्ड वीडियोस हैं लेकिन उनके टाइटल जो है ना वो मैंने न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाले हुए हैं। तो सारी की सारी थ्योरम्स के आपको प्रूफ मिल जाएंगे इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर। अब एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यहाँ पे दो सर्कल दे रखे हैं आपको। एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। या फिगर के अंदर देखिए, ये बड़ा सर्कल है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये छोटा सर्कल है इसका रेडियस यहाँ पर Q से लेके A तक ये 3 सेंटीमीटर है। ये A पॉइंट पे और B पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। और इनके जो सेंटर्स हैं, जो यहाँ फिगर में सेंटर P है बड़े सर्कल का, सेंटर Q है छोटे सर्कल का, इन सेंटर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो जो कॉमन कॉर्ड बन रही है यानी वो कॉर्ड जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलकर बन रही है, जो कि यहाँ पे AB है, इस AB की लेंथ आपको फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के ना 3 तरीके हैं। मेथड 1, मेथड 2 ऐसे तरीके होंगे जिनमें आप एक्चुअल फिगर को देखकर और वहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करोगे। लेकिन मेथड 1 और मेथड 2 जो मैं करवाऊँगा बहुत मुमकिन है कि टीचर आपको इसमें मार्क्स ना दे, क्योंकि मैंने जब ओल्ड एनसीईआरटी की थी तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मेथड अप्लाई किया था उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हमारे टीचर ने मार्क्स काट लिए। लेकिन मैं आपको ये तीनों तरीके बताऊंगा। जो लास्ट का जो तरीका होगा, टीचर चाहता है कि क्वेश्चन को आप उस तरीके से करो, लेकिन आप मेथड 1 और मेथड 2 भी इसमें देख लीजिए। सबसे पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए। यहाँ पे दो सर्कल है जिनका सेंटर मैंने P लिया है और Q लिया है, इनके बीच में ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पे ये जो PA है ये बड़े सर्कल का रेडियस है, मैंने इसे यहाँ ऐसे A से ज्वाइन किया है।
और ये जो ए क्यू है ये छोटे सर्कल का रेडियस है, इसे मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया है। जब आप एक्चुअल फिगर बनाओगे कंपास का और स्केल का यूज करके प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो कॉमन कॉर्ड ए बी है ना, ये छोटे सर्कल के सेंटर जो कि यहाँ क्यू है इससे जस्ट पास होके जा रही है, यानी इसी के ऊपर से पास होके जा रही है। जब आपको ये पता चल गया कि छोटे सर्कल के सेंटर से ये ए बी पास होके जा रही है, तो क्यू से लेके ए तक का डिस्टेंस तो आपको पता ही है, क्योंकि ये है यहाँ पे छोटे सर्कल का रेडियस जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो जब ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो क्यू से लेके बी तक का भी जो डिस्टेंस है वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो ए बी की लेंथ है वो 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर होगी। आप समझ गए? यही चीज़ मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई है, एक बार बता देता हूँ। बाय एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कॉमन कॉर्ड ए बी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कॉमन कॉर्ड है वो छोटे सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसके सेंटर से पास होके जा रही है। देयरफॉर कॉमन कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल एंड इट्स लेंथ विल बी 2 × 3 सेंटीमीटर दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसलिए ये जो कॉमन कॉर्ड ए बी है इसकी लेंथ जो है ना छोटे सर्कल के रेडियस से डबल हो जाएगी जो कि हो जाती है 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल बात थी, लेकिन इस मेथड से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब करते हैं हम मेथड नंबर 2, वो देखिए। मेथड नंबर 2 जो है ये भी एक्चुअल फिगर के ऊपर यानी जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो फिगर तो आप समझ ही गए। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ए पी को ज्वाइन करने पर, ए क्यू को ज्वाइन करने पर और पी क्यू को ज्वाइन करने पर एक यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल के अंदर ये जो ए पी की लेंथ है ये बड़े सर्कल का रेडियस है जो कि है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं ए पी का स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाता है। और उसके बाद ये जो दो छोटी साइड्स हैं ए क्यू और पी क्यू, अगर इनके स्क्वायर का मैं सम करता हूँ तो ए क्यू है 3 का स्क्वायर, पी क्यू है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम हो जाता है 9 + 16 = 25। अब ये जो रिलेशन आप देख रहे हो ऐसा रिलेशन पॉसिबल होता है राइट ट्राइंगल के अंदर। राइट ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की जो दो छोटी साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है यानी ये छोटी साइड का स्क्वायर और ये जो पी क्यू है ये छोटी साइड का स्क्वायर, और इन दोनों का जो सम है इन दोनों का सम अकेले इस ए पी के स्क्वायर के बराबर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है इसके अंदर, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जब ऐसा होता है तो फिर ये एक राइट ट्राइंगल होता है। दस ए क्यू पी इज आ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल कहाँ पे होगा? जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसके सामने, यानी कि यहाँ क्यू पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ अप्लाई होगी थ्योरम 9.3। थ्योरम 9.3 कहती है कि अगर किसी सर्कल के अंदर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर पी क्यू ए बी का परपेंडिकुलर है तो ये जो पी क्यू है ये इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, जिसमें से एक पार्ट ए क्यू होगा और इसी के बराबर यहाँ पे क्यू भी होगा। और ए क्यू हमें पता है ये छोटे सर्कल का रेडियस है, तो जो क्यू से लेके बी तक है ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। सो पी क्यू बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। हम बड़े सर्कल के अंदर थ्योरम लगा रहे हैं क्योंकि बड़े सर्कल की कॉर्ड ए बी है ना, तो ये जो पी क्यू है ये इस ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। दस लेंथ ऑफ ए बी विल बी ट्वाइस ऑफ ए क्यू। तो जो ए बी है इसकी लेंथ ए क्यू का डबल होगी, और ए क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है, और 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ हमने थ्योरम 9.3 अप्लाई की है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मेथड नंबर 2 मैंने ओल्ड एनसीईआरटी में जब ये एक्सरसाइज की थी तो वहाँ पे यही मेथड मैंने अप्लाई किया था। बहुत सारे बच्चों के वहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा, ये मेथड इजी लगा। 1-2 कमेंट मैंने ऐसे देखे जहाँ पे बच्चों ने लिखा हुआ था कि सर हमने एग्जैक्ट इसी मेथड से किया लेकिन टीचर ने हमारे मार्क्स काट लिए। तो हम रिस्क नहीं लेंगे। मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड आपको बिल्कुल
एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के मेथड से करवाए हैं। अब जो मेथड नंबर 3 होगा, टीचर चाहता है कि आप उस मेथड से करो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब हम वो वाला मेथड करते हैं। इस मेथड को आपको बड़े ध्यान से देखना है। फिगर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनेगी। यहाँ पे मैंने ये फिगर बना रखी है। ये जो P और Q पॉइंट है ये इन दो सर्कल्स के सेंटर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो P से लेके Q तक की लेंथ है ये हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मानेंगे। P से लेके A तक बड़े सर्कल का रेडियस ये 5 सेंटीमीटर मानेंगे और A से लेके Q तक ये 3 सेंटीमीटर छोटे सर्कल का रेडियस है। अब यहाँ सबसे पहला जो हमारा पर्पस रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो AB कॉमन कॉर्ड है ना, ये जहाँ पर यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, लेट सपोज इस पॉइंट का नेम यहाँ पर मैं M रख लेता हूँ। मुझे ये प्रूफ करना होगा कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी जो PM है ना ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा है। ये प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे P से लेके B को ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर मुझे यहाँ पर B से लेके Q को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैं पेंसिल से ज्वाइन कर देता हूँ ताकि ये साइड एक जैसी दिखाई दे। ये हो गया। अब यहाँ से 90 दिखाने के लिए मुझे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, PMA और PMB। लेकिन इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ना मेरे को सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे दिख रहे हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए मेरे को 3 एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ ये 5 और 5 मिल रहे हैं मेरे को और PM यहाँ कॉमन है। अगर मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर मिल जाए तो फिर साइड का मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब ये एंगल मैं बराबर कैसे फाइंड कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे बड़े ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। बड़े ट्राइंगल में ये जो PAQ ट्राइंगल है और PBQ ट्राइंगल है, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि ये 5, ये 3 और ये जो PQ है ये कॉमन है। तो बड़े ट्राइंगल से हमें स्टार्ट करना होगा और इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन है इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ। मैं शुरू में ही इनको सिंबॉलिक फॉर्म के हिसाब से ही लिख रहा हूँ। तो ऊपर PAQ के अंदर PA और नीचे PB, ये दोनों बराबर होंगे। PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि ये दोनों जो हैं बड़े सर्कल के रेडियस है। ये 5 है तो ये भी यहाँ 5 सेंटीमीटर ही होगा। रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद यहाँ पे AQ और BQ ये दोनों छोटे वाले सर्कल के रेडियस है, तो इसका AQ इसके BQ के बराबर है। इसका भी रीजन सेम टू सेम यही होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर ये जो PQ है ये दोनों में कॉमन है, तो PQ इज इक्वल टू PQ, ये रीजन हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ मैंने साइड का यूज़ कर लिया, S फॉर साइड का यूज़ कर लिया, S फॉर साइड का यूज़ कर लिया। Therefore, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ और रूल लगा है साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद यहाँ ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ। इतने का एंगल 1 और ये एंगल 2। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल 1 फिगर में दिख रहा है और इसके अंदर जो एंगल 2 दिख रहा है, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। ये एंगल्स बराबर होंगे, रीजन CPCT। अब ये एंगल 1 और एंगल 2 हम छोटे वाले ट्राइंगल्स के अंदर यूज़ कर लेंगे। अब इन छोटे ट्राइंगलों को ले लेते हैं। इस शीट में ज़रा फिगर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे इन ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल लेने हैं PAM और PBM। इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PBM। देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये AP और BP लिख सकता हूँ। इसका जो AP है दूसरे वाले ट्राइंगल के BP के बराबर है। रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर ये जो एंगल 1 और 2 जो मैंने अभी पीछे प्रूफ किया है, इनको अप्लाई कर देते हैं। इसमें एंगल 1 आ रहा है, इसमें एंगल 2 आ रहा है, ये दोनों बराबर है। रीजन लिख देंगे हम प्रूव्ड अबव। तो यहाँ मैंने S फॉर साइड ले ली, बीच में A फॉर एंगल ले लिया। अब तीसरा ये साइड आ जाएगी, PM दोनों के लिए है, तो इसके अंदर भी PM आ रही है साइड, इसके अंदर भी PM साइड आ रही है। ये दोनों में हो गई है कॉमन।
तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल PAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBM। PBM है ये, और रूल लगा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये जो इसके अंदर AM साइड है और इसमें ये जो BM साइड है, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो एक तो ये जो AM और ये जो BM है ये बराबर हो जाएंगे, यानी हमें यहाँ ये पता चल गया कि जो M पॉइंट है ना, ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। जितना AM है उतना ही BM है। ये रिजल्ट हमारे आगे काम आएगा। ये क्यों? ये आया है CPCT से। दूसरा रिजल्ट ये कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है PMA, अगर मैं इसका नंबर यहाँ पर 3 डाल देता हूँ क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए, एंगल 3 हो गया ये, और नीचे वाले के अंदर ये जो एंगल 4 है ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी होगा CPCT से ही। अब ये दोनों 3 और 4 जो है ना बराबर है। दूसरा आप ये भी देख रहे हो कि ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर। और एंगल 3 और 4 दोनों 180 के हैं, इनका सम 180 है, तो दोनों की जगह पर मैं अगर सेम चीज़ लिख लूँ, यानी एंगल 3 को मैंने एंगल 3 लिख लिया, और क्योंकि 4 जो है वो भी 3 के बराबर है तो मैं यहाँ भी एंगल 3 डाल सकता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 3 यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सिर्फ एंगल 3 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी हो तो 180 डिग्री, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो देखिए एंगल 3 को मैंने 90 डिग्री दिखा दिया। अब एंगल 3 अगर 90 डिग्री का है तो यहाँ दूसरी तरफ देखिए, इस तरफ यहाँ पर अगर इस एंगल का नाम मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ तो 3 और 5 ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं 5 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, वो आगे चल के मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जगह नहीं बची है, अब मैं उधर से इस तरफ शिफ्ट हो गया हूँ। आप ऑर्डर को ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस में एंगल 5 इज इक्वल टू इनका भी सम 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर। एंगल 3 की वैल्यू मुझे पता है 90 डिग्री, मैं यहाँ 90 डाल दूंगा, प्लस में एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ से एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, ये 90 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ आप देख रहे हो कि M पॉइंट के ऊपर ये 3 90 का है, 4 भी 90 का है, क्योंकि ये दोनों तो हम पीछे दिखा चुके हैं, और 3 की हेल्प से मैंने 5 भी पता कर लिया, ये भी 90 डिग्री का है। अब इस 5 की और इस 3 एंगल की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारा पर्पस रहेगा फिगर के अंदर, हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी AM की। एंगल 3 और एंगल 5 मैंने 90 डिग्री के दिखा दिए हैं। AM फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे उस पर ध्यान देना। ये जो P से लेके Q तक की लेंथ है, ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, और ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अंदर यहाँ मैं थोड़ा रफ में दिखा देता हूँ कि यहाँ ये P से लेके Q तक है और बीच में यहाँ पर ये M आ रहा है। अगर PQ टोटल 4 सेंटीमीटर है और अगर मैं PM को यहाँ पर X मान लेता हूँ, तो फिर जो M से लेके Q तक का पार्ट है ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ये लिखना है मेरे को। तो यहाँ लिखेंगे लेट P से लेके M तक इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन फिर PM से लेके Q तक, M से लेके Q तक ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये मैंने क्यों लिया, इसको थोड़ा समझना बात को। देखिए ये जो दोनों ट्राइंगल आप देख रहे हो ना, AMP और AMQ, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये AM साइड कॉमन आ रही है। तो इसके अंदर मैं दोनों ट्राइंगलों के अंदर पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करके ना इस AM की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ये है मेरा पर्पस। तो पहले जब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा AMP, वहां से AM की कोई वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ x, और जब मैं ट्राइंगल AMQ लूंगा वहां से भी AM की कोई वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ x, और उन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेट कर सकता हूं क्योंकि दोनों वैल्यूज तो AM की ही होंगी, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं AMP। इन
ट्राइंगल AMP। AMP के अंदर आप हाइपोटेन्यूज को देखिए सबसे पहले कौन है। यहाँ अगर 90 डिग्री है तो ये जो AP है ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, और PM को मैंने माना हुआ है X। मैं यहाँ पे ट्राइंगल दोबारा से बना देता हूँ, फिगर में आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। ये ट्राइंगल देखिए, ये है A, ये है M और ये है यहाँ पे P। A से लेके M तक हमें फाइंड करनी है। ये 5 दे रखा है और ये मैंने X मान रखी है। तो जो मुझे फाइंड करना है ना, मैं डायरेक्ट यही लिख लेता हूँ। पाइथागोरस प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी। तो अगर मैं AM फाइंड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो अदर साइड दे रखी है उसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस में X का स्क्वायर। चाहे तो आप इससे पहले जो है ना नेम में भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले मैं नेम में लिख लेता हूँ, ये इससे ऊपर का स्टेप है। AM इज इक्वल टू हो जाएगा AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। ये ज़रूर लिख देना आप, इससे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। AP स्क्वायर माइनस PM का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यू डाल देना। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस में ये X का स्क्वायर हो गया। इसे मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ इस वैल्यू को। तो ये AM की वैल्यू आ गई है। अब यही काम मैं करता हूँ दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर। तो दूसरे ट्राइंगल में AMQ है, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ AMQ की। ये A है, ये M है, ये Q है। MQ को मैंने माना हुआ है 4 माइनस X, और ये जो AQ है ये फिगर में देखिए, ये छोटे सर्कल का रेडियस है, ये है 3 सेंटीमीटर। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे AM फाइंड करना है तो AM हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस X का होल स्क्वायर, सिंपली पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अनुसार। तो यहाँ पे लिखते हैं अब इन ट्राइंगल AMQ, इसमें AM हो जाएगा, AM की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज जो कि AQ है इसका स्क्वायर माइनस अदर साइड जो कि MQ है इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू डालते हैं तो ये अंडर रूट हो गया, यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस MQ की वैल्यू है 4 माइनस X, तो आप इसको ब्रैकेट में डालोगे और इसका होल स्क्वायर लिखोगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो A का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी कि X का स्क्वायर माइनस 2AB यानी 4 2s are 8X माइनस 8X हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये जो वैल्यूज़ है, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेता हूँ। ये अंडर रूट हो गया, ये 9 हो गया, माइनस इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 आ गया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस का X स्क्वायर बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 8X हो गया। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा यहाँ पे नंबर्स में सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। 9 माइनस 16 होता है माइनस का 7, ये माइनस 7 हो गया, आगे प्लस X स्क्वायर हो गया, आगे प्लस का 8X एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं इस वैल्यू को, ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। तो AM की वैल्यू इतनी भी है और AM की वैल्यू इतनी भी है। अब AM तो एक ही चीज़ है ना, यानी ये जो दोनों वैल्यूज़ आप राइट में देख रहे हो ये बराबर ही होंगी, तो इन्हें मैं इक्वेट कर देता हूँ। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से इनकी वैल्यूज़ को मैं इक्वेट कर रहा हूँ। ये रूट 25 माइनस X स्क्वायर फर्स्ट में वैल्यू है, यही इसके भी बराबर है जो सेकंड में वैल्यू है। ये है अंडर रूट माइनस 7 प्लस X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर नहीं होगा ये, यहाँ सॉरी हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, प्लस B स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो उस हिसाब से प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा। ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़, ये माइनस होगा और यहाँ पर ये भी माइनस होगा, तो यहाँ भी मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ये गलती होगी, जल्दी जल्दी में आप इसका ध्यान रखना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB और आगे ये प्लस का 8X है। अब दोनों तरफ रूट है तो रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है इसे एक बार कॉपी कर देता हूँ। 25 माइनस X स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस X स्क्वायर और प्लस का 8X हो गया। अब माइनस X स्क्वायर दोनों तरफ है, ये मैं यहाँ से काट सकता हूँ।
अब इधर 8x बचा है और नंबर बचा है, इधर सिर्फ नंबर बचा है। तो x वाली टर्म को मैं जहाँ है वहीं रहने देता हूँ, ये 8x हो गई। नंबर्स को सबको इधर ले आता हूँ, ये 25 माइनस का 7 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो फिर ये जो 8x है ये 25 प्लस 7 यानी कि 32 हो जाएगा। इससे आगे का स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ 8x इज इक्वल टू 32 है, दोबारा लिख देता हूँ 8x इज इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 4। ठीक है, ये जो सारी मेहनत मैंने इस शीट के ऊपर करी है ये सिर्फ इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए की है। अब वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए am की। तो am की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x की वैल्यू को मैं 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में फिल कर सकता हूँ। मैं 1 में फिल कर देता हूँ, ये छोटी सी इक्वेशन है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है am इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट हो गया, 25 हो गया, माइनस हो गया, x की वैल्यू आई है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25 माइनस 16 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो देखिए am की वैल्यू 3 आ गई है। अब आप फिगर को ज़रा ध्यान से देखिए, ये मैं फिगर को दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर जो am है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गई है 3 सेंटीमीटर। और जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे वहाँ मैंने ये भी दिखा दिया था कि जो am है उतना ही MB है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर MB भी लिख सकता हूँ। देन जो MB है वो भी जो है AM के ही बराबर है, यानी कि वो भी होगी 3 सेंटीमीटर। कहाँ से, ये फ्रॉम अबव से लिख सकते हैं हम, जब हमने CPCT किया था। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम जोड़ देते हैं। हमें फाइंड करनी है वैल्यू AB की। AB कैसे बन रहा है, AM प्लस MB, AM प्लस में MB। तो AMB 3 है और BM है, ये BM भी जो है 3 है, दोनों का सम किया तो 6 आ गया, तो ये आ गया है 6 सेंटीमीटर। इस तरह से जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो टीचर आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स देगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसी तरह से ये क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ज्योमेट्री का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन से नहीं कर रहे हो। जब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन से नहीं कर रहे हो तो रैंडमली ऐसे समझा जाएगा कि बस आपके पास कंपास नहीं है, आपके पास कोई स्केल वगैरह कुछ भी नहीं है। बस जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, बीच में सेंटर्स के उनके जो गैप है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो अगर आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फिर ज्योमेट्री का यूज़ करके भी आप ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, ये मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अगर किसी सर्कल के अंदर 2 इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है। आप फिगर को देखिए, यहाँ पर AB और CD ये 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P के ऊपर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना इन दोनों कॉर्ड्स के, यानी जो बड़ा वाला पार्ट बन रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये PC और ये PB, ये दोनों बराबर होंगे। और दूसरा जो छोटा पार्ट बन रहा है जैसे कि PA PD के बराबर होगा। ये मतलब है इस बात का, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, यानी एक कॉर्ड के जो सेगमेंट्स है ना आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। यहाँ करस्पॉन्डिंग से मतलब यही होता है कि बड़ा वाला पार्ट बड़े के बराबर और छोटा वाला पार्ट छोटे के बराबर। तो आप इस तरह से एक फिगर तैयार करोगे। गिवन में हम लिखेंगे 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, जो यहाँ पे हमने किया है। टू प्रूव में हम लिखेंगे PC PB के बराबर और PA PD के बराबर हमें दिखाना है। अब ये करने के लिए हमें इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें ये करनी होगी कि सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से AB और CD इन दोनों के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर डालने होंगे। तो पहले मैं AB के ऊपर परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ सेंटर से। ये सेंटर हुआ, ये AB है, इसके ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस तरह से।
और इस पॉइंट का नाम जहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम M रख लेते हैं। इसी तरह से अब CD को देखिए, ये CD कॉर्ड है। CD कॉर्ड के ऊपर O पॉइंट से सेंटर से हम यहाँ पर डालते हैं परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर N। अब फिगर को सीधा कर लेते हैं। इतना करने के बाद ये जो सेंटर है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कॉर्ड्स का, इसे भी हमें ज्वाइन करना होगा। तो इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं स्केल से, O से लेके P को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। ये जो कंस्ट्रक्शन हमने की है, जल्दी से इसको यहाँ पर लिख लेते हैं लैंग्वेज में, कंस्ट्रक्शन में, कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू AB, दूसरा ON परपेंडिकुलर टू CD, ON परपेंडिकुलर टू CD एंड जॉइन OP। ये कंस्ट्रक्शन होगी है। अब फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ से पहले हम कोई रिजल्ट निकालते हैं। ये है यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट। हमें दे रखा है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स है ना, इनकी लेंथ बराबर है, यानी कि जो AB है ये बराबर है CD के। ये हमें गिवन है, इसे मैं रख लेता हूँ नंबर 1 रिजल्ट। अब आपको बात समझनी है, ये थ्योरम होती है कि जब सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डलता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहाँ AB के ऊपर OM परपेंडिकुलर डला हुआ है, यानी जो M पॉइंट है ये AB का मिड पॉइंट है, यानी A से लेके M तक और M से लेके B तक की लेंथ बराबर होगी। ये मैं लिख लेता हूँ कि A से लेके M तक और M से लेके B तक की लेंथ बराबर होगी। इसी तरह से दूसरे में देखिए, CD कॉर्ड के ऊपर ON परपेंडिकुलर डला हुआ है। ये आपको फिगर सीधी करने पर Z जैसा दिख रहा है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये N फॉर नेक्स्ट है। तो N मिड पॉइंट हो जाएगा CD का, यानी C से लेके N तक और N से लेके D तक ये लेंथ बराबर होगी। तो CN बराबर होगा ND के। ये रिजल्ट नंबर मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ और ये रिजल्ट नंबर मैं यहाँ पर 3 रख लेता हूँ, और दोनों का रीज़न ज़रूर लिखना होगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, bisects the chord। अब 1, 2 और 3 से आप ऑब्जर्व कीजिए, जब AB और CD बराबर हैं तो इनके ये जो हाफ है, जैसे AM और MB और ये जो CN और ये जो ND है, ये सारे जो चारों पार्ट हैं ये भी तो बराबर होंगे ना, यानी AM MB के बराबर है और AM और MB किसके पार्ट है, AB के। CN ND के बराबर है, CN और ND किसके पार्ट है, CD के, और AB और CD खुद भी बराबर है। तो फ्रॉम 1, 2, 3 से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो 4 छोटे पार्ट बन रहे हैं ना, ये भी बराबर होंगे। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AM बराबर MB के, और ये बराबर होंगे CN और CN बराबर ND के है। ये मैं रिजल्ट नंबर 4 डाल देता हूँ। जब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहीं से हम रिजल्ट को उठाएंगे, यहाँ इस रिजल्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप थोड़ा आगे समझिए, यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये 1 नंबर ट्राइंगल जिसका नाम है ONP, और एक ट्राइंगल नंबर 2 छोटा सा जिसका नाम है OMP। अब हमें इन्हें कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि N और M 90 डिग्री के हैं, और ये जो PO है ये हाइपोटेन्यूज है, और OM और ON की लेंथ बराबर होगी क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से बराबर होता है। तो यहाँ सिंपली RHS रूल अप्लाई हो रहा है और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। अब इन ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं सेंटर से। ONP, सेंटर से मैं परपेंडिकुलर पे गया, ऐसे ही मैं सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर पे जाऊँगा, तो ONP के हिसाब से मुझे OMP लिखना होगा। ONP एंड ट्राइंगल OMP। शुरू में तो आप रेंडमली भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही सिंबॉलिक फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब इसमें लिखते हैं सबसे पहले राइट एंगल को। मैंने लिया है ONP, तो एंगल N और इसका एंगल M, इसका एंगल N और इस ट्राइंगल का एंगल M, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि M और N पॉइंट पर बन रहा है परपेंडिकुलर। राइट एंगल हो गया।
PO इनके अंदर कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इस ट्रायंगल में भी PO आ रहा है, इसके अंदर भी PO आ रहा है, ये है कॉमन। तो यहां R फॉर राइट एंगल ले लिया मैंने, यहां H फॉर हाइपोटेन्यूज ले लिया, एक साइड मेरे को चाहिए, साइड यहां पे ON और OM हो जाएंगी। इस ट्रायंगल की ON साइड और इस ट्रायंगल की OM साइड बराबर होंगी। इसका रीजन लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, और जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो ये ले लिया मैंने S फॉर साइड। RHS रूल से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ONP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OMP। रूल लगा है RHS यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब यहां से ना एक रिजल्ट निकालेंगे हम। रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो साइड आप पार्ट देख रहे हो ना NP, और यहाँ पे ये जो MP है, ये इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों ट्राइंगल्स के। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो CPCT से इन दोनों पार्ट को मैं इक्वल दिखा सकता हूँ, जिन पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। NP MP के बराबर होगा, NP इज इक्वल टू MP बाय CPCT। ये सबसे मेन चीज़ है जो इस क्वेश्चन के अंदर काम आने वाली है। ये जो दो पार्ट आए हैं ना, इन्हीं से मेरा रिजल्ट निकलेगा। अब आगे की चीज़ देखिए। अब हमें जो प्रूफ करना है इसके अंदर वो चीज़ें ले लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके जो बड़े पार्ट हैं, दोनों कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग बड़े पार्ट बराबर दिखाने हैं, यानी PC मेरे को PB के बराबर दिखाना है। तो यहाँ मैं शुरुआत करूँगा, जो PC के अंदर ये कॉर्ड का हाफ पार्ट आ रहा है ना, जो कि NC है, ये मैं लूँगा, और PB के अंदर ये जो हाफ पार्ट आ रहा है MB, ये मैं लूँगा। और ये मैं रिजल्ट नंबर 4 में दिखा चुका हूँ कि ये चारों पार्ट जो है ना बराबर है। तो जो NC है वो MB के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ NC बराबर है MB के। ब्रैकेट में लिख भी दूंगा कि फ्रॉम 4 से मैंने ये रिजल्ट उठाया है। अब आप देखिए, अगर मैं इन दोनों पार्ट के अंदर, यहाँ NC के अंदर अगर मैं NP ऐड कर देता हूँ, और यहाँ MB के अंदर अगर मैं PM ऐड कर देता हूँ, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं ही। और ये जो PN और PM है, ये मैं ऊपर इक्वल दिखा चुका हूँ। तो यहाँ NC के अंदर मैं ऐड कर दूंगा NP को, तो ये बराबर रहेगा। अगर मैं MB के अंदर ऐड कर देता हूँ यहाँ MP को, अभी भी रिजल्ट बराबर रहेगा, क्योंकि दो इक्वल चीज़ों के अंदर जब मैंने सेम चीज़ यानी इक्वल चीज़ ही ऐड की है तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से मेरा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, जब मैं NC के अंदर NP को ऐड करता हूँ तो ये टोटल लाइन सेगमेंट PC बन जाती है। तो इस तरफ मैं PC लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ MB के अंदर जब मैं MP ऐड करता हूँ तो ये लाइन सेगमेंट PB बन जाती है। तो ये बन गई है PB। तो देखिए, एक चीज़ तो मैंने प्रूफ कर दी है कि इन दोनों कॉर्ड्स के जो करस्पॉन्डिंग बड़े वाले पार्ट हैं वो बराबर है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दी है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में है ये छोटे वाले पार्ट, यानी P से लेके A तक और P से लेके D तक, ये पार्ट हमें बराबर दिखाना है। उसके लिए मैं वो वाले हाफ पार्ट ले लूँगा जिनके अंदर AP और PD आ रहा है। तो इस बार मैं ले लेता हूँ AM को। AM के अंदर जो है ना AP आ रहा है ना, और इस तरफ PD के अंदर PD आ रहा है ND के अंदर। और ये जो AM और ND है ये इक्वल कॉर्ड्स के हाफ हाफ है, तो ये बराबर है। रिजल्ट नंबर 4 में मैंने दिखाया। तो AM बराबर DN में लिख लेता हूँ, AM बराबर DN। अब यहाँ मेरे को सबट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि मुझे AP चाहिए। तो AP कब आएगा? जब मैं PM माइनस करूँगा। तो AM में से मैं PM माइनस कर लेता हूँ, AM माइनस PM। और दूसरी तरफ ये है DN। DN में से मुझे NP माइनस करना होगा, तब जाकर PD आएगा। तो यहाँ मैं ये जो DN लिखा हुआ है
इसमें से मैं माइनस कर लेता हूं dn में से ये pn। अब रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि am और dn ये तो बराबर हैं ही, और जो मैंने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया है pm और pn ये भी बराबर है CPCT से, तो रिजल्ट बराबर ही रहेगा। अब यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं फिगर को देखकर। देखिए जब am में से मैं pm माइनस करूंगा तो क्या पार्ट बचा, ap बचा, तो यहां पे मैं ap लिख दूंगा इज इक्वल टू, यहां जब dn में से मैं pn माइनस करूंगा तो क्या पार्ट बचा, ये pd पार्ट बचा, ये बच गया है pd। बस यही तो मेरे को दिखाने थे, तो यहां पर मैंने ये छोटे वाले जो पार्ट्स हैं ये भी बराबर दिखा दिए, ऊपर मैंने बड़े वाले पार्ट्स दिखा दिए, तो हमने जो इसके अंदर प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। अगर किसी सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे पहले इस फिगर को देखिए आप, पेंसिल वाली को, ए बी और सी डी, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर यहाँ पॉइंट पी के ऊपर। आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये सेंटर है ओ और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट पी है, इससे ये जो लाइन ज्वाइन करने पर बनी है, ये जो लाइन है ना, ये कॉर्ड्स के साथ में इक्वल एंगल बनाती है। तो कॉर्ड्स के साथ में एंगल कहाँ बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है OPC, और दूसरा वाला कौन सा बन रहा है, OPB। ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2 जिन पे मैंने मार्क किया है, ये आपको बराबर दिखाने हैं। फिगर सेम टू सेम वही रहेगी जो क्वेश्चन नंबर 2 में थी। गिवन लिख लेते हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। दो इक्वल कॉर्ड हैं, AB है और CD है, ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। प्रूफ क्या करना है कि एंगल OPC बराबर एंगल OPB के। अब ये करने के लिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली वही जो क्वेश्चन नंबर 2 में की थी। हमने AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला था OM और ON परपेंडिकुलर डाला था CD के ऊपर, तो यही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ भी करेंगे। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। अब आगे काम करते हैं। फिगर ये रही आपकी, फेयर जो फिगर है इसको आपको देखना है। तो ये है वो एंगल जो आपको बराबर दिखाने हैं यहाँ पे, जिन पे मैं रेड मार्क लगा रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद में हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिखते हैं। ये ट्राइंगल नंबर 1 ऊपर वाला, ट्राइंगल नंबर 2 ONP और OMP, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और CPCT से डायरेक्ट अपना रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन की स्टार्टिंग है। इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ONP एंड ट्राइंगल OMP। मैं शुरू में ही सिंबॉलिक फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। सेंटर से परपेंडिकुलर गया, यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर गया। अब इनमें भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल होंगे क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल N और नीचे वाले लेंगे एंगल M, ये दोनों बराबर होंगे, रीजन ईच 90 डिग्री। फिर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज PO दोनों में है, ये बराबर होगा, इसका भी PO इसके PO के बराबर है, ये है कॉमन। तो यहाँ R फॉर राइट एंगल ले लिया मैंने, यहाँ H फॉर हाइपोटेन्यूज ले लिया, और ये साइड्स बराबर होंगी ON और OM, क्योंकि ये जो कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहे हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस होता है। जब कॉर्ड्स बराबर हैं तो ये डिस्टेंस बराबर होता है। तो यहाँ पे ON और यहाँ जो सेंटर से डिस्टेंस है OM, ये बराबर होंगे। इसका रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थ्योरम है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो तीन चीजें मिल गई मेरे को, ये हो गई है S फॉर साइड। RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ONP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMP, और रूल लगा है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं।
ये जो एंगल आप देख रहे हो ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट है। जैसे ON और OM करस्पॉन्डिंग पार्ट थे तो ON के सामने ये एंगल आ रहा है और OM के सामने ये वाला एंगल आ रहा है। तो यहाँ OPN, इसका एंगल OPN बराबर होगा नीचे वाले के OPM के, OPM के। ये रिजल्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखिए ये एंगल ही तो हमको यहाँ पे प्रूफ करने थे। मैं इनका नाम पूरा भी लिख सकता हूँ, OPN को मैं OPC भी तो लिख सकता हूँ। और एंगल OPC अगर मैं परपेंडिकुलर को इग्नोर कर दूँ, अपनी जो मेन फिगर थी, शुरू में जो फिगर थी, तो ये जो एंगल 1 यहाँ बन रहा है ये मैं OPN लिख दूँ या OPC लिख दूँ, बात तो एक ही है क्योंकि एंगल सेम है। और यहाँ पे OPB लिख सकता हूँ, एंगल OPB। यही मेरे को यहाँ पे प्रूफ करने थे, ये मैंने प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स उन सर्कल्स को बोलते हैं जो एक ही सेंटर पर बनते हैं, विद सेंटर O एट ABC and D। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, फिगर आपको बुक में दे रखी है। सेंटर O है, इसी सेंटर O पर तो ये छोटा सर्कल बन रहा है, इसी सेंटर O पर जो है ये बड़ा सर्कल बन रहा है। और इन दोनों सर्कल्स को एक लाइन जो है ना ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है 4 पॉइंट के ऊपर, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और ये D पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर ये कट रही हैं। प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। यहाँ पे AB जो है ना ये वाला पार्ट है जो इन सर्कल्स के अंदर आ रहा है, ये वाला, और CD पार्ट है ये वाला। ये आपको प्रूफ करने की ये बराबर है। तो गिवन में आप यहाँ क्वेश्चन में से लिख लोगे, अ लाइन्स इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट AB एंड CD। ये तो हो गया है गिवन, और टू प्रूव में आप लिख दोगे AB इज इक्वल टू CD। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्वेश्चन को करने के लिए। सेंटर से हमें इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना होगा। तो सेंटर है O के ऊपर इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से, और ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे इस लाइन को काट रहा है, लेट सपोज M पॉइंट के ऊपर। अब इस कंस्ट्रक्शन को राइट डाउन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू, पूरी लाइन का नाम लिखूंगा मैं यहाँ A से लेके D तक, परपेंडिकुलर टू AD। ये हो गया। अब आपको बात समझनी है, जब किसी सर्कल की कॉर्ड को सेंटर से उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है। ये थ्योरम है। यहाँ पहले हम बड़े सर्कल को ऑब्जर्व करेंगे। बड़े सर्कल के अंदर कॉर्ड क्या है, A से लेके D तक की है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डल रहा है OM। तो ये जो M पॉइंट है ये AD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक तो होगा A से लेके M तक का पार्ट और दूसरा होगा M से लेके D तक का पार्ट। ये हम पहले लिखेंगे। पहले बड़े सर्कल को ही आपको लेना है। सॉल्यूशन, इन बिगर सर्कल, इन बिगर सर्कल AD is called, AD is called and OM perpendicular to AD, and OM is perpendicular to AD। ये चीज़ है, ये आपको लिखनी पड़ेगी। Therefore A से लेके M और M से लेके D ये बराबर होंगे, AM बराबर होगा MD के। रीज़न आपको यहाँ ज़रूर लिखना होगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इतना भी लिख दोगे तो बात बन जाएगी। ये रिजल्ट नंबर 1 लेंगे हम। ऐसे ही हम छोटे सर्कल में देखेंगे। छोटे वाले सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है वो है BC। BC के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा है OM, तो ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। B से लेके M तक का पार्ट और M से लेके C तक का पार्ट, ये दोनों बराबर होंगे। अब ये लिख लेंगे हम कि इन स्मॉलर सर्कल, इन स्मॉलर सर्कल BC is called and
OM परपेंडिकुलर टू BC। देयरफॉर B से लेके M तक का पार्ट यानी कि BM बराबर होगा M से लेके C तक का पार्ट यानी कि MC। ये लेंथ बराबर होगी। इसका भी रीज़न सेम टू सेम यही रहेगा। मैं ब्रैकेट डालकर और एरो लगा देता हूँ। रीज़न बिल्कुल ये सेम ही रहेगा, आप यहाँ पर कॉपी कर लेना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये जो रिजल्ट नंबर 1 और इसका नंबर हम डाल देंगे रिजल्ट नंबर 2। 1 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ AM में से BM माइनस होगा। लेफ्ट वाली चीज़ जो है एक साथ रहेंगी, राइट वाली एक साथ रहेंगी। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। क्योंकि 1 के अंदर मैंने बड़े पार्ट लिए, इसलिए मैंने बोला शुरू में आपसे कि पहले आप बड़े सर्कल को लेना। तो AM में से BM माइनस होगा, तो AM माइनस BM बराबर रहेगा MD माइनस MC के। आप फिगर में भी देख लीजिए, AM में से अगर BM माइनस करते हैं तो बचा क्या, ये AB ही पार्ट बचा। तो यहाँ पर हम AM माइनस BM लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, यहाँ पर MD में से MC माइनस हो रहा है तो बचा क्या, CD बचा। यहाँ पर हम CD लिख सकते हैं। यही तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ये एक सर्कल बना के पार्क के अंदर और इन पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई हैं। ये कोई गेम खेल रही हैं। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर दे रखा है। रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। रेशमा सलमा को बॉल दे रही है, सलमा मनदीप को दे रही है, और ये जो मनदीप है ये वापस फिर रेशमा को बॉल दे रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। अगर रेशमा और सलमा के बीच में और सलमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो ये R फॉर रेशमा और M फॉर मनदीप, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये कि जो सेंटर है से मैं एक रेडियस तैयार करूंगा और रेडियस में जानबूझकर ऐसे बनाऊंगा कि ये इस S पॉइंट पे टच करे। ऐसा नहीं कि कहीं भी बनाओगे आप, आपको यहाँ पे S फॉर सलमा के पॉइंट पर रेडियस टच करना है। उसके बाद में जो हमें इसके अंदर फाइंड करना है वो है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को भी हम एक लाइन सेगमेंट के माध्यम से शो कर देते हैं। R से M को ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसके बाद में इस सेंटर से R को और सेंटर से M पॉइंट को भी जोड़ना है हमें, तो इसे भी हम जोड़ लेते हैं। O से R को ज्वाइन करना है और फिर O से लेकर M को भी ज्वाइन करना है। ये हो गई अब आपकी फिगर कंप्लीट तैयार क्वेश्चन होने के लिए। तो पहले इस कंस्ट्रक्शन को हम लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन OS, उसके बाद हमने RM को भी ज्वाइन किया है, उसके बाद हमने O से R भी ज्वाइन किया है और फिर हमने O से लेके M भी ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे जब आप O से लेके S ज्वाइन कर रहे हो और R से लेके M ज्वाइन कर रहे हो तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट का नाम हम P डाल देते हैं। अब हमारा जो सबसे पहला पर्पस होगा ना, वो पर्पस होगा कि इस पॉइंट P को हमें परपेंडिकुलर दिखाना है। आगे फिर क्वेश्चन चलेगा। वो दिखाने के लिए पहले हमें यहाँ पे ROS और ये जो MOS ट्राइंगल, आप बड़े बड़े ट्राइंगल देख रहे हो, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो इन ट्राइंगल्स को हम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ROS एंड ट्राइंगल MOS, देख लीजिए फिगर में एक बार। ROS और MOS, इनके अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ें पता है। देखिए OR और OM ये दोनों 5-5 के होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये रेडियस हो रहा है सर्कल का। दूसरा R से S और S से M, इनके बीच में 6-6 का डिस्टेंस है। और ये जो OS है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे।
ROS के लिए मैं पहले लिख देता हूं यहां पे RO बराबर होगा MO के, रीजन लिख देंगे ईच 5 मीटर। इसके बाद RS बराबर होगा MS के, RS इज इक्वल टू MS, रीजन लिख देंगे ईच 6 मीटर। फिर OS इज इक्वल टू OS, ये हो गया है यहां पर कॉमन। तो यहां मैंने S फॉर साइड ली है, S फॉर साइड ली है, S फॉर साइड ली है। देयरफॉर ट्राइंगल ROS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MOS, और रूल लगा है यहां पर साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, इसके बाद आपको इसके अंदर जो सेंटर के ऊपर एंगल बन रहे हैं ना, उन्हें CPCT से इक्वल दिखाना है। यहाँ पे ROS के अंदर ये वाला एंगल जो O पॉइंट पे बन रहा है, अगर इसका नाम मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, और MOS के अंदर यहाँ सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ। 1 और 2 इनके CPCT पार्ट है, इन एंगलों को मैं बराबर दिखा देता हूँ। इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर है बाय CPCT। अब ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि अब एंगल 1 और एंगल 2 की हेल्प से ना मैं 2 ट्राइंगल लूँगा। एक तो लूँगा मैं ट्राइंगल ROP, जो पतले पतले ट्राइंगल बन रहे हैं, दूसरा लूँगा मैं MOP। इनके अंदर मैं कॉन्ग्रेंसी अप्लाई करके, और ये जो RP आप देख रहे हो और ये जो PM सेगमेंट देख रहे हो, इन दोनों को मैं इक्वल दिखाने की कोशिश करूँगा। अब मैं इन पतले वाले ट्राइंगल्स को ले लेता हूँ, इस फिगर को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, और यहाँ हम अब ट्राइंगल लेंगे दूसरे वाले। नाउ इन ट्राइंगल R से मैं शुरू कर रहा हूँ, ROP MOP, शुरू में ही मैं सिंबॉलिक फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लूँगा, ROP एंड ट्राइंगल MOP। इनमें देखिए आपको क्या क्या चीज़ें बराबर दिख रही हैं। 5 बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, OP कॉमन दिख रहा है, और इन्हीं के बीच में एंगल 1 और 2 अभी अभी हमने पीछे प्रूव किए हैं, ये बराबर है। तो ये साइड एंगल साइड से हो जाएगा। इस ट्राइंगल का RO और इस ट्राइंगल का MO ये बराबर है, क्योंकि ये दोनों 5 के हैं। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। S फॉर साइड ले ली मैंने। अब मैं एंगल का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 है। ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा। ये मैं लिख सकता हूँ प्रूव्ड अबव, पीछे हम दिखा चुके हैं। ये A फॉर एंगल आ गया। फिर ये जो OP साइड है, ये दोनों में कॉमन है, तो OP इज इक्वल टू OP, ये रीजन हो गया है कॉमन। ये हो गई है S फॉर साइड। देयरफॉर ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ROP, ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्राइंगल MOP के, और रूल लगा है यहाँ पर साइड एंगल साइड रूल। ये हो गया। अब CPCT से मैं लिख सकता हूँ कि RP PM के बराबर होगा, क्योंकि ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये जो RP है ये PM के बराबर मैंने दिखा दिया यहाँ पे, RP इज इक्वल टू PM बाय CPCT। अब ये बराबर दिखाने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये फ़ायदा होगा कि अब आपको ये जो R से लेके M तक का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, आपको पता चल गया कि पॉइंट P से ये जो डिस्टेंस है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर सिर्फ आपको RP की वैल्यू मिल जाए ना, तो उसका आप डबल कर दोगे, आपको RM की वैल्यू मिल जाएगी। एक तो ये चीज़ है। अब वो चीज़ हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। यहाँ पर RM आप देख रहे हो एक कॉर्ड है, और इस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट हो गए हैं इस पॉइंट P से, और पॉइंट P बन किससे रहा है? OP से। O सेंटर से ही आ रहा है ना, यानी कि अगर सेंटर से कोई लाइन ऐसे कॉर्ड के ऊपर पड़ रही है और कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई है, इट मीन्स कि यहाँ पॉइंट P के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो ही तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो रिजल्ट यहाँ आप CPCT में देख रहे हो, इससे आप रिजल्ट लिख सकते हो कि सिंस OP बाइसेक्ट्स RM, देयरफॉर जो OP है ये परपेंडिकुलर होगा RM के। यही तो मैंने शुरू में बताया था कि हमारा पहला पर्पस जो होगा वो इस पॉइंट P के ऊपर ये दिखाना होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है।
अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने ये दिखा दिया कि पॉइंट P के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार कि पॉइंट एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका हम यूज़ करेंगे ROS, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू में B फॉर बेस इंटू में हाइट। मुझे यहाँ पर हाफ को हाफ ही रखना है एज इट इज़। देखिए बेस में क्या लूँगा, बेस में यहाँ पर लूँगा OS को, क्योंकि यहाँ पर फिर RP हाइट हो जाएगी क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो OS में ले लेता हूँ बेस और इंटू में हाइट की जगह मैं लिखूँगा RP। ये क्लियर है आपको? हाफ का हाफ हो गया। OS की वैल्यू, O जो है S पॉइंट से मिलने के बाद में ये रेडियस बन रहा है, सेंटर से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो रेडियस यहाँ पे सर्कल का हमें 5 दे रखा है, OS है 5 और इनटू में ये जो RP है इसकी वैल्यू अभी मेरे को नहीं है पता, ये मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। अब इसी ट्राइंगल ROS का एरिया में कोई और बेस और कोई और हाइट लेकर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS इज इक्वल टू हाफ इंटू में B फॉर बेस इंटू में हाइट। तो देखिए मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे, मुझे यहाँ ROS के अंदर सिर्फ एक तो ये 5 बेस पता है जो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, दूसरा मेरे को ये RS पता चल रहा है कि ये 6 है। अगर मैं इस 6 वाली साइड के ऊपर एक O से परपेंडिकुलर डाल दूँ तो फिर उस परपेंडिकुलर को मैं हाइट यूज़ कर सकता हूँ, यानी यहाँ मैं बेस तो ले लूँगा RS को। तो मैं लिख ही देता हूँ पहले हाफ इंटू में RS, और RS के ऊपर मुझे एक हाइट चाहिए, उसके लिए मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पर आके। तो O से लेके और इस RS कॉर्ड के ऊपर मैं डालूँगा एक परपेंडिकुलर, ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से, और इस परपेंडिकुलर का मैं कोई नाम रख देता हूँ। लेट सपोज इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पर N रख देता हूँ। इस 6 को हटा देता हूँ थोड़ा सा ये जगह, तो यहाँ पर N लिख देता हूँ। ये तो आपको पता ही है ना कि ये 6 के बराबर है, ये चीज़ 6 के बराबर है, 6 मीटर के। यहाँ के मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैं साइड में लिख देता हूँ कि ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू RS। तो अब ये ON जो है ना मेरी हाइट हो जाएगी यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए, ये हो गया है यहाँ पर ON। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये हाफ का हाफ हो गया, RS की जगह पे मैं 6 लिख सकता हूँ, ये मैंने 6 लिख दिया, और ON मुझे पता नहीं है तो ON की जगह पर मैं ON ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या है, देखिए ये जो इक्वेशन आप ऊपर 1 देख रहे हो और ये जो इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 बनेगी ये देख रहे हो, इनमें हाफ हाफ है, 5 है, RP और ON है। अगर RP और ON में से किसी की भी एक की वैल्यू मैं फाइंड कर पाऊँ तो आगे क्वेश्चन को चला पाऊँगा। तो ON की वैल्यू फाइंड करना यहाँ आसान हो जाएगा। ON की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर पाऊँगा उसके लिए फिर से आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि RS इस सर्कल की एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से पड़ रहा है ON परपेंडिकुलर, तो ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और टोटल जो RS है ये है 6 मीटर, यानी कि अगर मैं सिर्फ R से लेके N तक लिखूं तो ये होगा 3 मीटर। तो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि सिंस ON परपेंडिकुलर टू RS देयरफॉर जो RN है इज इक्वल टू हाफ ऑफ RS होगी, और मैं लिख लेता हूँ कि RN कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ इंटू में 6 मीटर, दैट इज ये हो जाएगी RN 3 मीटर। ये आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ये कर दिया। अब थोड़ा इस ट्राइंगल को आपको विजुलाइज करने की कोशिश करनी होगी। ONR को मैं थोड़ा यहाँ ट्राइंगल बना दूँ तब सही रहेगा। ये O पॉइंट है, ये N है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, N से इधर गए, ये R है और O से मैंने R को ज्वाइन किया। इनमें आपको ये N है, ON पता नहीं है। OR को देखिए, OR सर्कल का रेडियस है, तो ये 5 आपको पता है, और RN 3 है, ये आपने यहाँ मेंशन कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है कॉर्ड के ऊपर, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के मैं ON फाइंड कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, तो मैं ON फाइंड कर लेता हूँ।
तो फिगर को देखते रहना आप यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल ONR, ONR के अंदर मैं डायरेक्ट अगर ON निकालूं तो मैं डायरेक्ट ON ही लिख लेता हूँ। ON हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि ON जो है ना एक वो साइड है जो 90 का एंगल बना रही है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज में से अदर साइड माइनस होगी रूट के अंदर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OR का स्क्वायर माइनस में RN इसका होल स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं तो OR है यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया, RN है यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस ये 9 हो गया। 25 में से 9 माइनस किया तो ये आ गया है 16, और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो ये 4 मीटर आ गया। यहाँ पे 4 मीटर आ गया, मैंने लिख दिया। फिगर में भी देखते रहना आप, बस अब हो ही गया है काम, अब ज़्यादा नहीं बचा है। तो ये 4 जो मीटर आया है ना, ये आपको यहाँ ON की जगह पर लिखना है। मैंने शुरू में ये इसलिए नहीं करवाया ताकि आप कंफ्यूज ना होते। हाफ इंटू में 6 इंटू में ये जो 4 मीटर है ये आप यहाँ लिखोगे, और ये जो पार्ट मैंने यहाँ बताया है ये वाला, ये आप या तो साइड में करके दिखा दोगे या फिर पहले ही निकाल कर दिखा दोगे। अब ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के दोनों जो लेफ्ट है ना वो इनके बराबर है, क्योंकि है तो दोनों ROS के एरिया ही ना। अब ऊपर से देखना आप, तो 1 और 2 को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ कि हाफ इंटू में ये जो 5 इंटू में RP है ये बराबर है हाफ इंटू में 6 इंटू में यहाँ जो 4 लिखा हुआ है, हाफ से हाफ कट गया, मुझे वैल्यू यहाँ से RP की मिल जाएगी, तो यहाँ RP को मैं बचा लेता हूँ। फिगर भी देखो बाप कि RP आपको क्यों चाहिए, मैंने बताया ना जैसे ही आपको RP मिल जाएगा RP का आप डबल कर दोगे आपको RM मिल जाएगा। तो यहाँ से RP जब हम निकालेंगे तो RP हो जाएगा 6 4 24, तो ये हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे डिवाइड आ गया, तो 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.8 आएगा। RP आपको मिल गया है, RP मिल गया तो जो PM है ये भी तो इतना ही होगा, यानी PM भी 4.8 ही होगा। अब मुझे RM चाहिए टोटल, तो मैं टोटल RM लिख दूंगा, तो RM हो जाएगा RP इज इक्वल टू RP प्लस में, यहाँ प्लस होगा ना इनका, दोबारा से लिख देते हैं ये गलत हो गया, RM इज इक्वल टू RP प्लस में PM, और दोनों की वैल्यू है 4.8, 4.8 प्लस में 4.8, ये हो जाएगा 9.6, फाइनली 9.6 मीटर। यही हमारा आंसर है। लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, स्टेप्स भी इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो बार आप जब इसको करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। किसी कॉलोनी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। 3 लड़के हैं, A फॉर अंकुर, S फॉर सैयद और D फॉर डेविड। ये इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री के ऊपर बैठे हुए हैं और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख रहे हो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बराबर है। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। और हर लड़के के हाथ में एक खिलौने का टेलीफोन है और वो उससे जो ना बातचीत कर रहे हैं खिलौने के टेलीफोन से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हर एक फ़ोन की जो तार है ना उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो जो खिलौने का टेलीफोन होता है उसके अंदर वायर होती है, तो जैसे अंकुर यहाँ बैठा है, इस दूसरा टेलीफोन यहाँ पे, तीसरा टेलीफोन यहाँ पे, तो ये खिंच के जो तार है, ये जो तार है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब तार की लेंथ उतनी ही होगी जितना कि इनके खुद के बीच में डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे हमें AS, SD और DA इनकी लेंथ फाइंड करनी है, और ये तीनों लेंथ बराबर होंगी क्योंकि यहाँ ये दे रखा है कि ये तीनों जो डिस्टेंस है ना ये बराबर है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें यही लिख लेते हैं कि तीनों साइडें बराबर हमें दे रखी है। जो AS है ये SD के बराबर है और ये DA के बराबर है। इससे क्या पता चलता है कि
जो ट्राइंगल ASD बन रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज ट्राइंगल ASD इज इक्विलेटरल। अब इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले तो इसके अंदर ना एक परपेंडिकुलर डालना होगा ऊपर से वर्टेक्स A से। A वर्टेक्स से इसके सामने जो साइड SD है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है ऐसे, और जहाँ पर SD को ये काट रहा है इस पॉइंट का नाम मैं P रख लेता हूँ, ये हो गया परपेंडिकुलर। दूसरा, इस सेंटर से इस S पॉइंट को जोड़ देना है, वो यहाँ पे सेंटर है, इससे S को जोड़ देना है, ये लाइन सेगमेंट आगे चल के हमारे काम आएगी। इन दो कंस्ट्रक्शन को हम लिख लेते हैं। ड्रॉ AP perpendicular to SD and join SO। अब यहाँ आपको मेन बात समझनी है, क्योंकि ASD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो अगर इसकी किसी भी एक वर्टेक्स से इसके सामने की साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो सामने की जो साइड है ना ये बाइसेक्ट हो जाती है, यानी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर जो AP है इसी तरह से ये SD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मैं साइन भी लगा देता हूँ, S से लेके P और P से लेके D, ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि AP विल बाइसेक्ट SD। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी जो मैं आपको इसमें प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझना। जब कोई राइट ट्राइंगल होता है, सॉरी राइट नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर हम यहाँ पे इसके 3 परपेंडिकुलर बनाएं या फिर हम बोलें कि 3 मीडियन बनाएं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो मीडियन होते हैं वही उसके जो है परपेंडिकुलर, यानी उसकी परपेंडिकुलर उसकी हाइट भी वही होती है। ये हो गया और ये हो गया। जब मैंने इसके 3 मीडियन बनाए तो ये यहाँ पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। याद रखना इस टर्म को, सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड की विशेषता ये होती है कि सेंट्रॉइड पे अगर हम नीडल रख के और यहाँ से इसके किसी एक वर्टेक्स तक का कंपास खोलें तो इसे अगर हम रेडियस मान के इसको चारों तरफ घुमाएं तो ये बाकी की जो 2 वर्टिसेस है ना उनको टच करते हुए जाएगा। एक तो ये बात होगी है। दूसरी बात ये कि ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देगा जिनके बीच में रेशियो 2:1 की होगी। जैसे यहाँ सेंट्रॉइड है, इसे मैं O डाल रहा हूँ, O से लेके A तक का पार्ट बड़ा पार्ट है, ये 2 पार्ट होगा। O से लेके नीचे तक का, अगर इसका पार्ट का मैं पॉइंट का नाम P रखता हूँ तो जो OP लेंथ है ये एक पार्ट होगा। बात समझ गया? तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे लिख के दिखानी होगी। इसे मैं ऐसे लिखूँगा, ऑल्सो जो AP है एक तो वो सेंटर से पास होगा, यह मैंने फिगर में ही बता दिया आपको कि सेंटर से पास होगा ये वाला। तो AP पासिस थ्रो या विल पास थ्रो center O and will be divided by O in ratio 2:1। ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड अब हम यहाँ पर कुछ अप्लाई करने वाले हैं। अब आप फिगर को देखिए, फिगर के अंदर AO की जो लेंथ है ये रेडियस है, AO यहाँ पर 20 है और OP की लेंथ यहाँ पर मुझे नहीं है पता, लेकिन इतना पता है कि ये जो AO और OP है इनके बीच में जो रेशियो है ना वो 2:1 का है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो AO है और जो OP है इनके बीच में रेशियो 2:1 का होगा, यानी AO अपॉन OP में लिखूंगा तो 2/1 लिखूंगा। यहाँ से मैं OP की लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। AO की लेंथ होगी 20 क्योंकि A है यहाँ पे रेडियस, ये है 20 मीटर का। OP मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू ये 2/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ट्वाइस ऑफ OP इज इक्वल टू 20 × 1 यानी कि
20 हो गया, तो सिर्फ OP की लेंथ हो जाएगी 20/2, दैट इज ये आ गया है 10 मीटर। तो ये जो OP है ये 10 मीटर मेरे को पता चल गया। अब जो SO है जो मैंने ज्वाइन करवाया कंस्ट्रक्शन में, O से लेके ये वर्टेक्स ये रेडियस के बराबर है, इसकी भी लेंथ जो है ना 20 मीटर होगी। अब आप राइट ट्राइंगल को देखिए OPS को, OPS के अंदर आपको 20 मीटर ये हाइपोटेन्यूज पता है, ये जो OP है ये साइड पता है, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आप SP बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम SP फाइंड कर लेते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल OPS के अंदर हाइपोटेन्यूज, पहले मैं इन दो साइड को लिख लेता हूँ क्योंकि इनमें से एक मेरे को अननोन है ना, तो मैं SP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, ये जो दो छोटी साइड है इनके स्क्वायर का जो सम है अकेले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। वैल्यू लगाते हैं, SP तो पता ही नहीं है, SP स्क्वायर एज इट इज हो गया, OP की वैल्यू है यहाँ पे 10, तो ये 10 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू SO है 20, ये 20 का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में SP स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया है 400। इससे नेक्स्ट स्टेप में SP स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 400, 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -100 हो गया, तो फिर SP स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया है 300। अब 300 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे, वही होगा SP इज इक्वल टू अंडर रूट में 300 को मैं थोड़ा सा स्मार्टली लिख लेता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 इंटू में 10 इंटू 10, क्योंकि इससे जो 10 और 10 है ये आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो SP की वैल्यू हो जाएगी 10 का यहाँ पेयर हो गया, ये 10 बाहर आ गया, रूट के अंदर ये 3 बच गया। तो जो SP की लेंथ आ गई है वो आ गई है 10√3। और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये जो P पॉइंट है ये SD को बाइसेक्ट कर रहा है, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे SD ही तो फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो SD है उसे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ SP, वैल्यू लगा दूंगा 2 इंटू में 10√3, ये होगा 22 20√3। तो जो SD की वैल्यू है ये 20√3 मीटर आ गई है। यही मेरा इसके अंदर आंसर है, क्योंकि जितना SD है उतना ही AS है और उतना ही AD है। लास्ट में मैं आंसर लिख दूंगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।